Hello students, we are going to take up chapter 1, solutions. Okay, this is a very interesting and important chapter, right? So what are solutions? So when solute combines with solvent, it forms solution, right? Now this solution, it is not necessary that it should be in liquid state. It can be in solid state, it can be in gaseous state also. ओके तो ज़रूरी नहीं है ना। इन दिस चैप्टर जो हम सॉल्यूशंस करेंगे, बेसिकली वी आर गोइंग टू डील विथ डाइल्यूट सॉल्यूशंस। हम डील करेंगे इस चैप्टर में डाइल्यूट सॉल्यूशंस में। और व्हाट वी आर गोइंग टू डू, हम सॉल्यूशंस के थ्रू मॉलिक्यूलर मास निकालेंगे, रिलेटिव मॉलिक्यूलर मास। सो दिस इज़ वेरी इंटरेस्टिंग चैप्टर। मतलब आप सोचिए, आपने एक सॉल्यूशन बनाया, उसमें आपने सॉल्यूट को डाला, एंड अगर आपको पता है कि आपने सॉल्यूशन की क्या कंसंट्रेशन रखी है, कितना सॉल्यूट डाला है, तो आप प्रिडिक्ट कर सकते हैं कि कौन सा सॉल्यूट है उसके अंदर। ओके, यू कैन कैलकुलेट द मॉलिक्यूलर मास, एंड विद दैट मॉलिक्यूलर मास यू कैन प्रिडिक्ट। सो दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग चैप्टर। ओके, सो लेट्स बिगिन। सबसे पहले करते हैं, व्हाट आर द फैक्टर्स दैट अफेक्ट द सॉल्युबिलिटी। अगर आप मान लीजिए ऐसा करें कि आप बड़ा सा एक शुगर का लंप ले लें, मोटा सा पीस ले लें और उसको डिज़ोल्व करें, तो क्या होता है, जल्दी से नहीं घुलता है, आपको उसको कंटिन्यूस स्टेयर करना पड़ता है, तब जाके वो डिज़ोल्व होता है। तो दोज आर द फैक्टर्स दैट अफेक्ट द सॉल्युबिलिटी। ठीक है, लेकिन वो एक लोअर लेवल पर है। लोअर लेवल पे मतलब पार्टिकल साइज है, आपका टेम्परेचर है। बट अगर हम वैसे स्टडी करें फैक्टर्स, तो हमारे पास अदर फैक्टर्स भी हैं जो रिस्पॉन्सिबल है फॉर सॉल्युबिलिटी। सो फर्स्ट हम आते हैं नेचर ऑफ सॉल्यूट। नेचर ऑफ सॉल्यूट मतलब, सपोज यू हैव टेकन शुगर, सो नाउ यू नो शुगर डिजोल्व इन वाटर। आपने वाटर ले लिया, शुगर ले लिया, तो ये नेचर ऑफ सॉल्यूट ऐसा है कि वो डिजोल्व कर रहा है, तो डिजोल्व हो जाएगा। बट सपोज आपने ले लिया ऐसा कंपाउंड जो जल्दी से डिजोल्व नहीं होता है, राइट? दैट मीन्स यू हैव टेकन अ कोवेलेंट कंपाउंड, so it is not going to dissolve well. So it all depends, that means solubility depend करेगी nature of solute पे। देन सेकेंड, इट डिपेंड्स अपॉन टेम्परेचर। अगर डिजोल्यूशन करते वक्त टेम्परेचर एंडोथर्मिक है, मतलब हीट एब्जॉर्ब करके डिजोल्व कर रहा है, तो इन दैट केस क्या है कि अगर आप हीट करेंगे तो डिजोल्यूशन इंक्रीज करेगा, सॉल्युबिलिटी बढ़ जाएगी। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप कैल्शियम ऑक्साइड लेते हैं, क्विक लाइम लेते हैं, और आप इसको वाटर में डिजोल्व करते हैं, सो व्हाट हैपन्स, कैल्शियम ऑक्साइड वाटर में, इट्स एन एक्सोथर्मिक रिएक्शन, इट रिलीजेस एनर्जी। और अगर आप वाटर भी गर्म कर दें तो क्या होगा, ये सपोर्ट नहीं करेगा उतना ज़्यादा, सॉल्युबिलिटी को इतना इंक्रीज नहीं करेगा। सो सेकेंड इंपॉर्टेंट फैक्टर दैट अफेक्ट द सॉल्युबिलिटी इज टेम्परेचर। थर्ड, वी टॉक अबाउट प्रेशर। ना प्रेशर जनरली एप्लीकेबल होता है जब हमारा सॉल्यूट है वो गैसियस स्टेट पे है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपको कार्बन डाइऑक्साइड को डिजोल्व करना है वाटर के अंदर, सो नाउ यू हैव टू अप्लाई प्रेशर। ओके, सो प्रेशर बिकम्स वन ऑफ द फैक्टर दैट अफेक्ट्स द सॉल्युबिलिटी। फोर्थ फैक्टर है हमारा हाइड्रेशन एनर्जी। अगर हमारी हाइड्रेशन एनर्जी ज़्यादा होगी तो सॉल्युबिलिटी इंक्रीज कर जाएगी। ओके, देन हाइड्रेशन के साथ साथ हमारा एक और फैक्टर आता है लेटिस एनर्जी। अगर हमारी लेटिस एनर्जी हाई होगी तो सॉल्युबिलिटी लो रहेगी। ओके, देन इसी से रिलेटेड हमारा, अगर हम फिफ्थ है तो सिक्स को हम कर सकते हैं पार्टिकल साइज। ओके, सो इट इज लिंक्ड विथ लेटिस एनर्जी, क्योंकि हायर इज द लेटिस एनर्जी, बिगर इज द पार्टिकल साइज। ओके, तो ये तो हमारे फैक्टर्स हो गए। चलो, ये तो जनरल इंट्रोडक्शन हो गया। अब हम आते हैं मेन मुद्दे पर, मेन टॉपिक पे, दैट इज कंसंट्रेशन। ना जब कंसंट्रेशन आप किसी भी सोल्यूशन की लेते हैं, तो आप उसको डिफरेंट टर्म्स में लेते हैं। एक टर्म आती है जब आप बात करते हैं मास परसेंटेज ऑफ सोल्यूट की। इन मास परसेंटेज को हम कैसे निकालते हैं, व्हाट डू, वी एक्चुअली टेक द मास ऑफ सोल्यूट, ओके, एंड वी डिवाइड दिस विद टोटल मास ऑफ द सोल्यूशन। देखिए, याद रखिएगा, यहाँ सोल्यूशन है, सो टोटल मास ऑफ सोल्यूशन आपने ले लिया, और सिंस इट इज़ परसेंटेज, आपने इसको 100 से मल्टीप्लाई कर दिया ना। इससे अगर निकलेगा तो निकलेगा हमारा मास परसेंटेज, ओके, ऑफ सोल्यूट। नेक्स्ट, अगर हम निकालते हैं वॉल्यूम परसेंटेज ऑफ सोल्यूशन ना, वॉल्यूम परसेंटेज ऑफ सोल्यूट, इसके लिए भी क्या करेंगे, व्हाट वी डू इज वी टेक वॉल्यूम ऑफ सोल्यूट
और हम इसको डिवाइड करते हैं बाय टोटल, क्योंकि ये वॉल्यूम है तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, टोटल वॉल्यूम। अब सॉल्यूट है तो सॉल्यूट किस में डिसॉल्व हुआ होगा, सॉल्वेंट में, एंड दिस इज गोइंग टू फॉर्म व्हाट, सॉल्यूशन। तो यहाँ हम लेते हैं टोटल वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, okay, and since it is a percentage we multiply by 100. So this is how we calculate volume percentage. Okay, next we talk about when we take mass by volume. तो mass by volume में यहाँ पे दिया हुआ है mass, यहाँ पे दिया है वॉल्यूम। सो व्हाट डू वी डू, हम इसमें क्या करते हैं, मास ऑफ सॉल्यूट लेते हैं, राइट, और इसको हम डिवाइड करते हैं वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन से, और 100 से मल्टीप्लाई कर देते हैं बिकॉज दिस इज परसेंटेज, एंड वी गेट मास बाय वॉल्यूम परसेंट। ओके, तो ये तो बहुत जनरल है, जनरली ये क्लास 11 में आते हैं, 12th में तो इतना ज़्यादा फोकस नहीं करता, बट कम इन टोटलिटी वी आर डूइंग, तो थोड़ा सा आइडिया ले लेते हैं। Next, we talk about the most important, that is mole fraction. It is denoted by x, capital X. ठीक है, now देखिए, let's take up an example. इससे बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा. Now say this is okay. अब देखिए, सपोज ये हमारे पास बॉक्सेस हैं, इसमें से ये हमारे शेडेड बॉक्सेस हैं। ओके, अगर हम इसका फ्रैक्शन निकालेंगे तो हम कैसे निकालेंगे, शेडेड का फ्रैक्शन क्या होगा, शेडेड का फ्रैक्शन निकालेंगे 1 2 3 4 5, so there are 5, 1 2 3 4, so there are how many, there are 25 into 4, that means there are 20 boxes है। 20 बॉक्सेस में से 1 2 3 4 5, 5 हमारे कैसे हैं, शेडेड है, these are 5 shaded. So what is the more fraction for shaded, so it will, out of 20 there are 5 shaded, so this becomes the fraction for shaded. Okay, तो ये कितना हो जाएगा, 5 4 सा, so 1/4. ओके, अनशेडेड कितना होगा, काउंट कर लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। ओके, तो अनशेडेड क्या हो गया, 15 आउट ऑफ 20, दैट इज 3/4। और अगर हम इन दोनों को ऐड कर देंगे तो ये क्या हो जाएगा हमारा, 3/4 प्लस 1/4, so it is 4/4, that means 1. So always remember, अगर हम शेडेड फ्रैक्शन और अनशेडेड को ऐड करते हैं या दो फ्रैक्शंस को ऐड करेंगे, राइट, सो यू आर गोइंग टू गेट द वैल्यू 1। तो लाइक वाइज हम क्या निकालते हैं, ये मान लेते हैं सपोज जो शेडेड है ये हमारा सॉल्यूट है, और जो अनशेडेड है ये हमारा सॉल्वेंट है, मिलकर क्या बन गया हमारा सोल्यूशन। ओके, सो what is the mole fraction for a suppose fact solute, तो ये क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ n इज नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट प्लस सॉल्वेंट। ओके, और वी कैन से fact component A and component B, if there are two components, so mole fraction of component A will be number of moles of A component divided by total number of moles. Likewise, number of components, right, we have to calculate mole fraction of B, so number of moles of B component divided by total number of components, right, moles of component B, right, as well as A. So this is total number of moles, right, so this is how we calculate, and if we add the two fractions then it will be always 1. Now here n is what, n is number of moles. Now what is the value of a mole, now mole is the weight of substance divided by its molecular mass. Okay, so W upon molecular mass, right, so suppose अगर मुझे x a का निकालना है, so it will be what, W a by molecular mass of A divided by W a molecular mass of A component plus W, that is weight of B component, divided by molecular mass of B component. So this will be the mole fraction for
component A. Likewise, you can have mole fraction for B, or otherwise what you can do is subtract this from 1 and you can get the mole fraction for the second component. Is this clear? Now after this we talk about the main term, molality. So what is molality? Molality is denoted by small m. Remember, molal. So this is denoted by small m, and molality is defined as number of moles of solute divided by mass of solvent or weight of solvent, right? If it is in grams, then we multiply by 1000. And if here we have taken kgs, then in that case we do not write 1000. So it will be number of moles of solute divided by weight of solvent in kgs. Okay, now what is important when you are calculating molality? You are actually taking weight of solvent, you are not taking solution. Okay, and because of this, since both are mass, okay, so this is a term which is temperature independent. That means अगर टेम्परेचर इंक्रीज किया डिक्रीज किया तो मोलालिटी पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा. Molality will remain same. So whether you calculate molality at 20 degrees centigrade or you calculate molality at 28 degrees centigrade, दोनों पे molality same रहेगी. Okay, so generally a question is asked, MCQ में आता है, there are certain, they give you concentrations and they ask which one is temperature independent. So molality is temperature independent. Next we talk about molarity. So molarity is denoted by capital M. Now remember, अगर capital M है या capital N है तो यहाँ पे volume लेंगे. Okay, so molarity capital M is equal to number of moles of solute dissolved in solution. Okay, now this solution is taken in terms of volume. So volume of solution in milliliters. If it is milliliters, we multiply by 1000. Okay, or otherwise we write molarity is equal to number of moles of solute divided by volume of solution in terms of liters. Now we don't multiply by 1000. Is this clear? Okay. Next we talk about another concentration term, normality. Like I said, if it is capital N represented by capital letter, then it has to have volume. Okay. So what is normality? It is defined as number of gram equivalent of solute dissolved in volume of solution, and this volume of solution, if it is in milliliters, then we take up multiplied by 1000. Otherwise we do not write 1000. So it will be number of gram equivalent weight of solute, right, divided by volume of solution, and it is taken in liters. Right, now we do not multiply this by 1000. Now how to calculate gram equivalent weight? So gram equivalent weight is calculated as weight divided by equivalent weight. Okay, so this is the formula for normality, right, and this is the formula for molarity. Now here we have written number of moles. So how do we write moles? Moles is calculated as weight of substance divided by its molecular mass. Okay, so you can substitute the values. Next we talk about what is the relation between molarity and density. Density और molarity में क्या relation है? So what do? We write down the term molarity. Molarity is equal to the percent strength, right, multiplied by density into 10. Now ये 10 कैसे आया? Because here we divide by solute, वो जो 1000 था अब percent करते हैं, तो percent मतलब out of 100. So because of this we get this term 10.
ओके, सो यू हैव टू रिमेंबर दिस फॉर्मूला. अगर आपके पास स्ट्रेंथ आई है या मोलारिटी और मोलिकुलर मास है और डेंसिटी दिया है तो आप स्ट्रेंथ निकाल सकते हैं. स्ट्रेंथ, डेंसिटी, मोलिकुलर मास दिया हुआ है तो आप मोलारिटी निकाल सकते हैं. Okay, now we talk about the important laws of this chapter. So the first important law is Henry's law. Okay, so according to Henry's law, the mass of gas dissolved, right, in the given volume of liquid at a constant temperature depends upon the pressure that is applied. Okay, so if there is a liquid having volume V and you take gas G, so this gas is going to dissolve into the liquid, right, according to the pressure applied. Higher is the pressure, higher is the dissolution. Okay, so there will be, what is the formula? So the formula is the pressure applied, right, over the gas is equal to Henry's constant multiplied by its mole fraction. Okay, so mole fraction of gas, if you know, the Henry's constant, you can calculate how much pressure should be applied, or if you know how much pressure is applied, you can calculate how much gas has dissolved in the solution. Okay, next we talk about second very important law, that is Raoult's law. Okay, now we are going to take up in very short. So Raoult's law, the vapor pressure of solution, if it is containing non-volatile solute, then the vapor pressure of a solution is directly proportional to the mole fraction of solvent. Okay, now this law is actually classified into two parts, volatile solute and non-volatile solute. Okay, so we take up first the volatile solute. अगर volatile solute है तो क्या होगा? If there are two components, so the vapor pressure of A component will be directly proportional to the mole fraction of component A. Likewise, if we, this is the Raoult's law, and if we further describe Raoult's law, then it is the vapor pressure of A component is actually equal to the product of, okay, multiplication, this is product, okay, product of mole fraction of this component, right, and the vapor pressure of this component in its pure state. Okay, similarly we can calculate the vapor pressure for B component. So vapor pressure of B component is directly proportional to its mole fraction, or the formula will be the vapor pressure of B component is the product of vapor pressure of B component in pure state and its mole fraction. Okay, so this was given as Raoult's law, right? And we know according to Dalton's law of partial pressure, the total pressure is equal to the pressures of the different components. So total pressure is equal to pressure for A and pressure for B. Okay, now if we talk about non-volatile solutes, so then accordingly the mole fraction of B component, right, so mole fraction of B component is actually the lowering of vapor pressure divided by the vapor pressure in its pure state. So we can also call this term as relative lowering of vapor pressure. Is this clear? Now let's talk about the ideal solutions, because ideal and non-ideal solutions are classified on the basis of Raoult's law. So how do you differentiate which solution is ideal and which one is non-ideal, or when, right? So first point of difference is Raoult's law. If the solution, the solute plus solvent, when they combine they form solution, and solution follows Raoult's law, then it is an ideal, and if it does not obey Raoult's law, then it is non-ideal. Second, the enthalpy for mixing, right, is 0, whereas for non-ideal the enthalpy for mixing is never equal to 0. Likewise, the change in mixing of volume is 0 for an ideal solution, but it cannot be 0 for
a non-ideal solution. Okay. Now always remember, if it is ideal solution, so there are two components, A and B. So there is, the cohesive force which is acting between A and B component. So if you add the two, so the force of attraction between A component and force of attraction between B components, if you add, and this becomes equal to the intermolecular force, then this is an ideal solution. And when A component force and B intermolecular force, right, this is greater, right, or it is lesser than AB force, right? So in that case, it becomes the condition for non-ideal solution. Okay, let's take example. So if you take acetone and ethyl alcohol, you combine, this becomes, a non-ideal solution. You take acetone and you combine this chloroform, it becomes a non-ideal solution. Okay, now this non-ideal solution can either be positive or can be negative. So we classify non-ideal into two categories. The first category is positive deviation and second category is negative deviation. Now when it is positive deviation, the enthalpy of mixing is positive and the change in volume is positive. And when it is negative, the enthalpy of mixing is negative and the change in volume of mixing is also negative. So as the name says positive, values are positive. Okay. Now what happens? This happens because there is intramolecular force or intramolecular hydrogen bonding, whereas negative deviation takes place when there is intermolecular hydrogen bonding. Okay, let's understand that means within a molecule A or B component, the force of attraction, intramolecular force of attraction is higher. Okay, then inter. So then it is positive deviation, right? In negative deviation, what happens? The intermolecular hydrogen bonding is stronger, right? So therefore it becomes a negative deviation. Okay, and when it is equal, we call this as ideal solution. Now let's take two graphs. So if we plot vapor pressure and mole fraction, say we have taken vapor pressure, right, on y-axis, and on x-axis, say we take mole fraction. Say this is mole fraction for a component, right? Say A here is 1, okay, obviously take 10 and gradually 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. So here B is 10 and gradually this goes this way 0. So this is the mole fraction. So if we take mole fraction, now the red dots, they show the ideal condition. So what is the ideal condition? Say the component A has got vapor pressure here and component B has got vapor pressure here. Okay, so what will happen? The total vapor pressure P total will be equal to P vapor pressure of A component plus vapor pressure of B component. So this value will lie on this, right? So this is for an ideal condition, right? But when we talk about positive deviation, that means there is more of intramolecular hydrogen bonding, or there is higher intra, means higher force of attraction between A or B. In that case, there is positive deviation, right? So the value goes up. Is this clear? When we talk about AA interaction or BB interaction less than intermolecular AB attraction, in that case the value will go negative. This is down, this is down, right? This is down. Okay, so here this is positive value and here this is negative value. तो ये ग्राफ आपको बहुत अच्छे से क्लियर होना चाहिए. सेम वेपर प्रेशर है, मोल फ्रैक्शन ऑफ टू कंपोनेंट्स है,
ओके, नाउ विद द रिजल्ट व्हाट विल हैपन, अगर पॉजिटिव डेविएशन है तो पॉजिटिव डेविएशन में वेपर प्रेशर का बॉइलिंग पॉइंट रिवर्स होता है, तो ये पॉजिटिव है ये हाई है, तो इसका बॉइलिंग पॉइंट कैसा होगा, मिनिमम। सो इट फॉर्म्स एक टेम्परेचर एक पॉइंट ऐसा आएगा, राइट इस कॉम्बिनेशन पर ये जो मिक्सचर बनेगा दैट विल बी हैविंग मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रोप और मिनिमम एजियोट्रोपिक मिक्सचर होगा। मतलब अगर सपोज यहाँ पे कोई बॉइलिंग पॉइंट टेम्परेचर है, यहाँ पे कोई बॉइलिंग पॉइंट है वेब, तो ये वाला जो वैल्यू आएगी मिनिमम, दिस वैल्यू विल बी लीस्ट ऑफ दीज टू, राइट। देन सेकेंड अगर हम लेते हैं नेगेटिव डेविएशन, तो नेगेटिव डेविएशन में क्या होगा, नेगेटिव मीन्स ग्राफ नीचे गया तो उसका बॉइलिंग क्या होगा, मैक्सिमम। So the azeotropic mixture formed will be maximum azeotropic mixture or maximum boiling azeotropic mixture. Is this clear? ये ग्राफ अच्छे से प्रैक्टिस कर लीजिएगा। Now we talk about colligative properties. So colligative properties जो होती हैं, these are the, generally क्या होता है अगर आप solute लेते हैं या आपने solvent लिया, ओके तो आपने ये प्योर स्टेट में लिया, सपोज दोनों लिक्विड है, तो क्या होगा आप इसकी बात करेंगे कि व्हाट इज इट्स मेल्टिंग पॉइंट, व्हाट इज इट्स बॉइलिंग पॉइंट, ओके राइट। तो ये जो टर्म्स हो गई ये हो गई आपकी प्योर स्टेट के लिए सॉल्यूट या सॉल्वेंट। बट when they combine and they form a solution, in that case ये properties को हम क्या use करते हैं, we use or we give another name, हम उसको नेम देते हैं colligative properties। तो colligative properties हमेशा solution की होती है, okay। now colligative properties जो होती हैं they depend upon the number of solute particles। जितने ज़्यादा पार्टिकल्स होंगे सॉल्यूट के उतना ज़्यादा उनकी वैल्यू पे इफेक्ट आएगा। सेकेंड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी किसके लिए होगी, इट इज़ मेंट फॉर डाइल्यूट सॉल्यूशंस, राइट। एंड रिमेंबर कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी नेवर डिपेंड्स अपॉन द नेचर ऑफ सॉल्यूट। सो दैट मीन्स अगर आपने सोडियम क्लोराइड लिया, मतलब एक आपने इलेक्ट्रोवेलेंट कंपाउंड ले लिया या आपने ले लिया कोवेलेंट कंपाउंड, तो उससे कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। Okay, now there are how many colligative properties? There are four colligative properties. We determine them experimentally, right, as well as theoretically. तो हम यहाँ पे कर रहे हैं experimentally. Now experimentally first colligative property is relative lowering of vapor pressure, which we have derived from the Raoult's law, ठीक है। तो इसमें क्या है, दी मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट अगर हम लेते हैं, सो दैट इज एक्चुअली इक्वल टू now vapor pressure of component A in pure state, right, and vapor pressure in its solution state divided by vapor pressure of component in pure state, right, forms the lowering. So this term is known as lowering, right. When we divide this by pure state vapor pressure, then this whole term becomes the relative lowering of vapor pressure, and this is equal to the mole fraction of solute, okay। So this is one property. We talk about second colligative property, that is elevation of boiling point। now elevation, as the name says elevation, that means क्या होगा, when you add, अगर आपने सॉल्वेंट लिया और उसके अंदर आपने सॉल्यूट डाल दिया, तो क्या होगा, ये जो सॉल्वेंट का बॉइलिंग पॉइंट था, ऑन एडिंग सॉल्यूट बॉइलिंग पॉइंट एलिवेट हो जाएगा, बढ़ जाएगा। तो सपोज अगर आप पानी है और पानी को बॉईल कर रहे हैं और अगर अपने पानी में थोड़ी सी शुगर डाल दी, तो क्या होगा, अब पानी जो है वो 100 की जगह 100 से ज़्यादा पर बॉईल होगा, एलिवेट कर जाएगा। जितनी ज़्यादा शुगर होगी उतना ज़्यादा टेम्परेचर बढ़ जाएगा, ओके। सो दिस इज एलिवेशन of boiling point is directly proportional to molality, right, okay, and this is actually equal to kb. This kb is known as ebullioscopic constant or molal elevation constant, or it is also known as molal boiling constant, right. To calculate, you can have kb is equal to mrtb square by delta
This is in latent heat of vaporization. Okay, this TB is boiling point, right? M is the molecular mass, R is universal gas constant. So you can calculate the ebullioscopic constant. Once you know this, multiply this by molality and you can get the formula for elevation. So this can be further simplified. Delta TB is equal to KB into molality is what? Number of moles. So weight upon molecular mass, right? Number of moles of solute divided by kg solvent. Okay. And when it is grams, then it is multiplied by 1000. So this is the formula, and this formula you will be requiring for solving the numericals. Okay. Same way we have depression or freezing point. For depression or freezing point, what happens? Suppose you have taken water. Water freezes at 0 degrees centigrade. Now, when you add salt, so you have added what? This is solvent. You have added what? Solute. So now when you have added solute, what will happen? When you try to freeze, so instead of freezing at 0, it is going to freeze at minus temperature. Is this clear? So this is depression. So the temperature is further depressed. So delta TF is directly proportional to molality, or we have delta TF is equal to KF into M. And what is KF? KF is cryoscopic or molar depression constant or cryoscopic constant. Okay. We can also use the term molar freezing constant. They are one and the same thing. Now let's further simplify. Delta TF is equal to KF into weight, number of moles of solute, that is weight upon molecular mass, into 1 upon weight of the solvent into 1000. This solvent is in terms of grams. सो सेम टेम्परेचर सेम वही सब फॉर्मूला है, बस आपको एफ की जगह क्या लगाना है, बी, या बी की जगह एफ. तो फ्रीजिंग में डिप्रेशन और फ्रीजिंग पॉइंट में फ्रीजिंग पॉइंट लेंगे, नहीं तो आप बॉइलिंग लेंगे. ओके. लास्ट कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी जो फोर्थ है वो आती है ऑस्मोटिक प्रेशर, विच इज डिनोटेड बाय पाई, राइट. तो पाई इज इक्वल टू कंसंट्रेशन इनटू यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट इनटू एब्सोल्यूट टेम्परेचर. प्लीज रिमेंबर दिस इज एब्सोल्यूट टेम्परेचर. तो दैट मीन्स आपको किस में लेना है, आपको 273 प्लस केल्विन में लेना है, या आपको लेना है 273.515 केल्विन. या तो एग्जैक्ट लेंगे या 0.273 ले लेंगे. सो कन्वर्ट डिग्री सेंटीग्रेड इनटू केल्विन by adding these values. ठीक है. Now concentration is actually number of moles by volume. ओके. एंड नंबर ऑफ मोल्स का फॉर्मूला क्या है, वेट अपॉन मॉलिक्यूलर मास. तो ये आपका फॉर्मूला हो गया, पाई इज इक्वल टू वेट अपॉन मॉलिक्यूलर मास इंटू 1 अपॉन वी इंटू आर इंटू टी. ओके. अब जो वॉल्यूम होगा, वॉल्यूम किस में होगा, लीटर्स में होगा. आर यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट, टी इज एब्सोल्यूट टेम्परेचर. Now osmotic pressure होता क्या है? So osmotic pressure is the pressure which is actually applied to start or stop osmosis. Now we talk about what is osmosis. So osmosis means the movement of solvent. Okay, so when solvent moves from its higher concentration to its lower concentration, right, through a semi-permeable membrane, this process is known as osmosis. Okay. And the pressure because of this osmosis is taking place, or when you try to apply a pressure to stop osmosis, that is known as osmotic pressure. Okay. And when we apply a higher pressure greater than osmotic pressure, then what happens, reverse osmosis takes place, right. And children, इसीलिए आपने सुना होगा आरओ का वाटर. तो रिवर्स ऑस्मोसिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, राइट. एंड रिवर्स ऑस्मोसिस हम कहाँ अप्लाई करते हैं, हम अप्लाई करते हैं सी वाटर से. अगर हम पोर्टेबल वाटर बनाते हैं, व्हाट इज पोर्टेबल वाटर, वाटर मेंट फॉर ड्रिंकिंग. तो सी वाटर को हम क्या करते हैं, डीसैलिनेट करते हैं, उसके सॉल्ट्स हटाते हैं. उसके लिए हम क्या करते हैं, आर रिवर्स ऑस्मोसिस करते हैं. हमारे घर में जो वाटर प्लांट लगा होता है, जो वाटर हमको टैप वाटर से पोर्टेबल वाटर बनाता है, दैट इज ऑल्सो एन आर. Right? Is this clear? After this, we talk about the concentration.
तो आपने दो टर्म्स पढ़ी है, हाइपोटोनिक, राइट, हाइपरटोनिक। ओके, हाइपो मतलब कंसंट्रेशन लो होगी, हाइपर मतलब हायर कंसंट्रेशन और हाई कंसंट्रेशन। ओके, तो इसकी तो हमको ज़रूरत नहीं है। हियर वी कम्स आइसोटोनिक। आइसो मतलब सेम, so when the concentration of solution is same it is known as isotonic. तो बोर्ड्स पे कई बार न्यूमेरिकल आए हैं where the term isotonic has been used. so isotonic मतलब दोनों सोल्यूशन का कंसंट्रेशन सेम होगा, कंसंट्रेशन सेम होगा तो उनका ऑस्मोटिक प्रेशर भी सेम होगा. सो पाई वन फॉर वन सोल्यूशन विल बी इक्वल टू पाई टू. Is this clear? Now we come to the second last topic, that is Venn of factor I. Now there are certain compound, जैसे आपने ले लिया सोडियम क्लोराइड, आपने इसको वाटर में डाला, सॉल्वेंट से आपने लिया वाटर. नाउ व्हाट विल हैपन, इट सिंस इट इज़ एन इलेक्ट्रोवैलेंट कंपाउंड, ये ब्रेक हो जाएगा सोडियम में और क्लोराइड में. और हमने क्या पढ़ा था, हमने पढ़ा था कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ हैं जो डिपेंड करती हैं अपॉन नंबर ऑफ पार्टिकल्स. तो अभी तो ये वन था, अब पार्टिकल्स कितने हो गए, वन प्लस वन टू. सो दैट मीन्स कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी विल चेंज. ओके, सो इट वॉज एब्जॉर्ब कि कुछ कंपाउंड्स को जब आप मतलब सॉल्यूट को आप सॉल्वेंट में डिजॉल्व करते हैं तो जो आप वैल्यू एज्यूम कर रहे होते हैं वो आपकी या तो कम आती है या ज़्यादा आती है. सो देन द इवेंट ऑफ फैक्टर, करेक्शन फैक्टर वॉज इंट्रोड्यूस्ड. ओके, ऐसे ही अगर आप सपोज ले लेते हैं एसिटिक एसिड, एसिटिक एसिड को आपने पानी में डाला, आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं ब्रेक करेगा, पता चला एसिटिक एसिड डाइमराइज कर गया, दो मॉलिक्यूल्स एक साथ आ गए. तो अभी ये वन था, अब क्या हो गया, वन बाई टू, हाफ हो गया. ओके, तो इसलिए व्हाट इज हैपनिंग, यहाँ एसोसिएशन हो गया, यहाँ डिसोसिएशन हो गया. सो बिकॉज ऑफ दिस देयर वाज नीड ऑफ वेंट ऑफ फैक्टर आई. तो आई हम कैसे कैलकुलेट करते हैं, आई इज एक्चुअली इक्वल टू ऑब्जर्व कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी डिवाइडेड बाय नॉर्मल कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी. नॉर्मल कॉलिगेटिव मतलब एक्सपेरिमेंट, ऑब्जर्व का मतलब हो गया एक्सपेरिमेंटल वैल्यू और नॉर्मल का मतलब हो गया थियोरिटिकल वैल्यू. ओके, नाउ सेकेंड क्या है कि आई हम कैलकुलेट कर सकते हैं सीइंग द मोलर मास ऑल्सो. सो आई इज the theoretical molecular mass divided by experimental or observed molecular mass. Okay, next we talk about I का थर्ड फॉर्मूला है कि सपोज अगर आपने देखा कि कितने पार्टिकल्स बन गए हैं बिफोर या आफ्टर, सो आई इज इक्वल टू टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ पार्टिकल्स आफ्टर एसोसिएशन, या तो एसोसिएट करेगा या आफ्टर dissociation. Okay, out of total number of particles that we had taken before, that is before association or before dissociation. Okay, now based on this I, we have degree of dissociation or degree of association. Now suppose आपने लिया acetic acid. Now acetic acid is weak electrolyte, तो ये क्या होगा, 100% डाइमराइज नहीं करेगा, ये क्या होगा, कुछ परसेंट करेगा. सो वी कम टू वी कैलकुलेट एल्फा एसोसिएशन. ओके, राइट. ऐसे ही सपोज हमने ले लिया स्यूक्रोज, तो स्यूक्रोज क्या है, इट्स अ कोवेलेंट कंपाउंड. तो ये क्या करेगा, ये डिसोसिएट करेगा, बट दिस विल बी नॉट 100%. तो इसका हम निकालेंगे एल्फा डिसोसिएशन. इज दिस क्लियर, राइट? Now, to calculate degree of dissociation or to calculate degree of association, we have got a formula. तो हम क्या करेंगे, अल्फा डी डिसोसिएशन इज इक्वल टू आई माइनस वन. सो आई इज वेंटो फैक्टर. तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी दी है या मोलर मास दिया हुआ है, उससे हम पहले आई निकाल लेंगे. ठीक है, आई के बाद हम क्या करेंगे, हम निकालेंगे नंबर ऑफ मोल्स. नाउ कितने हमने टोटल नंबर ऑफ मोल्स लिए थे उसको सब्ट्रैक्ट करेंगे और हमारा मिल जाएगा डिग्री ऑफ डिसोसिएशन. ऐसे ही हम निकाल सकते हैं डिग्री ऑफ एसोसिएशन. डिग्री ऑफ एसोसिएशन में हम क्या करेंगे, वी आर गोइंग टू टेक द फॉर्मूला आई माइनस वन, राइट.
and divided by 1 minus, this is 1, so 1 minus 1 upon n, right? So this will be equal to, इसको हम ऐसे भी सॉल्व कर सकते हैं, is equal to n I minus 1 divided by n minus 1, or this, the formula can be n into I minus 1 divided by n minus 1. Okay, so this is the formula for association, right? एंड ऐसे ही आप ये डिसोसिएशन का फॉर्मूला याद कर लीजिए, इस पे न्यूमेरिकल आता है, ठीक है, इस पे प्रैक्टिस कर लीजिए। एंड जनरली क्या होगा, अल्फा दिया होगा आप आई निकाल लीजिए, आई दिया होगा आप अल्फा निकाल दीजिए, और इसके बाद इसको ट्राई करेंगे रिलेट करने में थ्रू कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी या मॉलिक्यूलर मास। ओके, नाउ आफ्टर दिस वी टॉक अबाउट वेंटो फैक्टर जो है उसको हम कैसे लिख सकते हैं फॉर्मूले में। सो वेंटो फैक्टर आई को हमने कॉलिगेटिव के टर्म्स में लिखा है, सो मोल फ्रैक्शन, राइट, फॉर सॉल्यूट इज इक्वल टू आई, राइट, तो आई हमने कहाँ लगाया, राइट हैंड साइड पर, okay, into this is lowering of vapor pressure divided by pure vapor pressure, so this is relative lowering of vapor pressure, then delta TB is equal to I kBm, right, this is elevation in boiling point, then delta TF is equal to I kF into m, this is depression in freezing point, then pi is equal to ICRT, so this is osmotic pressure. So these are the four colligative properties, right, in terms of Ventov factor. Is this clear? तो ये तो हो गए हमारा चैप्टर, आपने चैप्टर कर लिया है। अब एक दो न्यूमेरिकल्स देख लेते हैं, थोड़ा सा आपको कॉन्फिडेंस आ जाएगा। लेट्स टेक अप क्वेश्चन। ये इस साल का स्पेसिफिक पेपर में ये क्वेश्चन था, जॉन वॉज मेकिंग नूडल्स इन बॉइलिंग वाटर व्हेन ही एडेड कॉमन सॉल्ट दैट इज सोडियम क्लोराइड टू बॉइलिंग, यू नो द वाटर स्टॉप बॉइलिंग फॉर अ शॉर्ट व्हाइल। ठीक है, वाटर रुक गया, मतलब बॉयल कर रहा था लेकिन टेम्परेचर थोड़ी सी देर के लिए स्टेबल हो गया। देन ही एडेड 15 ग्राम्स ऑफ सोडियम क्लोराइड, राइट, टू हाउ मच, 250 ग्राम्स ऑफ वाटर। अब हमको क्या निकालना है, वी हैव टू कैलकुलेट द बॉइलिंग पॉइंट। ओके, तो जब भी न्यूमेरिकल होगा तो फर्स्ट थिंग इज आप उसको लैंग्वेज को बहुत अच्छे से पढ़िए, एंड वट एवर इंफॉर्मेशन इज देयर उसको आप पहले लिख लीजिए। तो फर्स्ट इट सेज दैट हमको ज्यूम करना है दैट सोडियम chloride is dissociating completely in water. So first thing what we have to do is we take sodium chloride and dissociate into sodium ions and chloride ions. तो ये I क्या हो गया, ये हमने इंटरप्रेट कर दिया, I की वैल्यू 2 हो गई, 1 + 1 दैट इज 2। व्हाट इज गिवन, हमारा Kb इज गिवन 0.512 केल्विन kg per mole, राइट, और मॉलिक्यूलर मास भी इन्होंने हमको क्वेश्चन में दिया हुआ है 58.44। सो वील टेक एग्जैक्ट। अब जनरली क्या होता है, हम क्या करते हैं, सोडियम को हम याद रखते हैं कि 23 है, क्लोरीन याद करते हैं 35.5 है, और हम 58.5 से ले लेते हैं। ठीक है, बट सी आपको क्वेश्चन देखना है, जो वैल्यूज दी हुई हैं आपको वो यूज करनी है। Is this clear? So molecular mass for sodium chloride you have to take 58.44 ग्राम्स। इज दिस क्लियर? तो क्वेश्चन को बहुत प्रॉपरली रीड करेंगे। कई बार यहाँ पे लोग अगर क्वेश्चन में देख लीजिए 0.512 है, अगर 0.513 है तो आप अकॉर्डिंगली यूज करेंगे। ओके, नाउ व्हाट इज द फॉर्मूला, क्वेश्चन क्या है, आपको क्या निकालना है, बॉइलिंग पॉइंट। तो आपका फॉर्मूला क्या है, डेल्टा टी बी इज इक्वल टू आई इंटू के बी इंटू एम, राइट। आई हमने क्यों यूज किया, क्योंकि इन्होंने ये अपने आप से बता दिया कि इट इज डिसोसिएटिंग। सो डेल्टा टी बी इज इक्वल टू आई इंटू के बी इंटू एम। आई की वैल्यू आपको पता है कितनी है, 2, राइट। के बी की आपको पता है 0.512, राइट, और मोलालिटी को फर्दर ब्रेक कर लेते हैं। सो इट इज वेट ऑफ सॉल्यूट अपॉन मॉलिक्यूलर मास ऑफ सॉल्यूट इंटू 1 अपॉन वेट ऑफ सॉल्वेंट इंटू 1000। नाउ वेट ऑफ सॉल्वेंट ग्राम्स में है, कितना दिया था, 250 ग्राम्स। मॉलिक्यूलर मास ऑफ सोडियम क्लोराइड इज 58.44। वेट कितना है, सोडियम क्लोराइड उसने 15 ग्राम्स ऐड किया था, तो हमने क्या निकाल लिया, मोलालिटी। ओके, अब व्हाट वी डू इज हमने ये वैल्यू इस फॉर्मूले में पुट करी। सो डेल्टा टी बी इज इक्वल टू आई की जगह क्या रखा हमने, 2, के बी की जगह वैल्यू हमने लिखी 0.512,
राइट। मोलालिटी में वेट हमारा है 15, मॉलिक्यूलर मास इज 58.44, फिर वेट ऑफ वाटर, राइट, सॉल्वेंट इज 250 ग्राम्स। तो जब हम इसको कैलकुलेट करेंगे तो हमारा आंसर आएगा चेंज इज 1.05। सो डेल्टा टी बी कितना आया, 1.05। मतलब एलिवेशन कितना हुआ, चेंज कितना हुआ। अगर आपका ऑब्जर्व था प्योर मतलब बॉइलिंग पॉइंट था और आपका सोल्यूशन के पास, तो उसमें कितना डिफरेंस आ गया, 1.05 का। तो दैट मीन्स अगर ओरिजिनल हमारा 100 डिग्री सेंटीग्रेड था तो उसमें प्लस 1.05 से कितना हो गया, 101.05। ओके, तो ये हो गया हमारा वेपर प्रेशर, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सिल्वर। इज दिस क्लियर, है ना इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। ओके, अब एक जल्दी से दूसरा क्वेश्चन भी ले लेते हैं। दिस इज फॉर मोल फ्रैक्शन। तो मोल फ्रैक्शन में क्या है कि वी टेक इथाइल अल्कोहल, ठीक है। फॉर क्वेश्चन सेज टेक 46 ग्राम्स ऑफ इथाइल अल्कोहल, राइट, एंड 18 ग्राम्स ऑफ वाटर। इसका मोल फ्रैक्शन निकालना है। नाउ टू कैलकुलेट मोल फ्रैक्शन व्हाट यू हैव टू डू इज यू हैव टू फर्स्ट कैलकुलेट द मॉलिक्यूलर मास। तो हमने मॉलिक्यूलर मास निकाला, राइट। तो सबसे पहले मॉलिक्यूलर मास फॉर इथाइल अल्कोहल C2H5OH का कितना आ जाएगा, देयर आर 2 कार्बन 5 + 1 6 हाइड्रोजन एंड 1 ऑक्सीजन, तो निकालेंगे 46 आ जाएगा। मॉलिक्यूलर मास फॉर वाटर आ जाएगा 18। हमारा मोल फ्रैक्शन फॉर इथाइल अल्कोहल क्या होगा, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ इथाइल अल्कोहल डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ इथाइल अल्कोहल एंड नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर। तो इसको फर्दर ब्रेक करेंगे, नंबर ऑफ मोल्स मतलब वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट। तो इथाइल अल्कोहल कितना है हमारा, राइट, इथाइल अल्कोहल का वेट है 46। तो क्या हो गया, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ अल्कोहल डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ अल्कोहल प्लस वाटर, ठीक है। तो अल्कोहल का क्या होगा, वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट। तो वेट कितना है 46 ग्राम्स और मॉलिक्यूलर मास भी 46 है, ठीक है। एंड डिवाइडेड बाय टोटल में भी सेम आ जाएगा 46/46। और यहाँ वाटर भी हमने कितना लिया है, हमने लिया है 18 ग्राम्स वाटर, तो डिवाइडेड बाय 18। ओके, सो इफ वी सॉल्व ये आ जाएगा 1 डिवाइडेड बाय 1 + 1, तो हमारा आ जाएगा मोल फ्रैक्शन 0.5। नाउ लुक हियर, अगर मान लो क्वेश्चन में आता है इज डिजॉल्व्ड इन 36 ग्राम्स ऑफ वाटर, तो अब क्या हो जाएगा, अब हमारा ये जो 18 ग्राम्स है ये क्या हो जाएगा 36, अब ये हो जाएगा 1/2, ठीक है। दिस इज 1, दिस इज 2, अकॉर्डिंगली हमारा आंसर चेंज हो जाएगा। इज दिस क्लियर। अगर यहाँ पर हो जाता है 1000, ठीक है, सो अकॉर्डिंगली यू विल हैव टू चेंज द वैल्यू हियर, ठीक है ना इंटरेस्टिंग। सो फॉर्मूला बहुत इंटरेस्टिंग है, मोल फ्रैक्शन का क्वेश्चन भी बहुत इंटरेस्टिंग आता है। अब हम एक और इंटरेस्टिंग क्वेश्चन लेते हैं। नाउ दिस क्वेश्चन सेज 100 milligrams of protein, right, is dissolved in just enough of water to make solution 10 ml, ठीक है, right। If the solution has osmotic pressure 19.5 mm of mercury at 25 degree centigrade, you have to calculate the molecular mass of protein। सी मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था, देखिए आपने प्रोटीन को डिजोल्व किया पानी में, ओके, और आप क्वेश्चन में क्या पूछ रहे हैं, मोलर मास। तो सोचिए कितना इंटरेस्टिंग है कि थियोरेटिकली आप मॉलिक्यूलर मास निकाल सकते हैं जस्ट बाय नोइंग कि कितना ग्राम किस में डिजॉल्व हुआ है ना इंटरेस्टिंग। तो क्या करेंगे इसमें, आपने कितना है वेट, वेट कितना है प्रोटीन का, इट इज़ 100 मिलीग्राम्स। प्लीज़ आपको ये यूनिट्स का बहुत ध्यान रखना है, न्यूमेरिकल में तो मिलीग्राम है, तो इसको क्या करेंगे 1000 से डिवाइड करके ग्राम्स में कन्वर्ट कर लेंगे। इज दिस क्लियर। इसके बाद वॉल्यूम कितना दिया हुआ है 10 मिलीलीटर्स, मिलीलीटर्स को आप लीटर्स में कन्वर्ट कर लेंगे, ओके। इसके बाद आर की वैल्यू दी हुई है, ऑस्मोटिक प्रेशर दिया है 19.5 mm, राइट, और यहाँ आर कितना दिया हुआ है लीटर एटमॉस्फेयर। तो या तो आप इसको कन्वर्ट कर लें इनटू mm या
इन सबको चेंज कर ले, इससे बेटर है आप सिर्फ एक ये वैल्यू चेंज कर दीजिए। तो को डिवाइड करेंगे बाय 760, उससे मिल जाएगा 1 इन एटमॉस्फेयर। तो पाई क्या हो जाएगा 19.5 डिवाइडेड बाय 760। ओके, आर कितना दिया हुआ है डिग्री सेंटीग्रेड, उसको आप कन्वर्ट कर लेंगे इनटू केल्विन। आर की वैल्यू सेम रखेंगे, टेम्परेचर की वैल्यू आपने चेंज कर दी। नाउ what is the formula? Pi is equal to n by v RT. N is number of moles, that is weight upon molecular weight. V, right, in liters. R universal gas constant. T absolute temperature. Now you're going to put the values. तो ये क्या हो जाएगा 195, राइट। नाउ ये क्या है, दिस इज इन mm। तो हम इसमें क्या करेंगे, इसको डिवाइड कर देंगे बाय 760, ताकि हमारी वैल्यू क्या बन जाए, इट शुड कन्वर्ट इनटू एटमॉस्फेयर इज इक्वल टू 0.1 इनटू मॉलिक्यूलर मास, राइट। ये हमको निकालना है। ओके ये हमारी प्रोटीन है जो 100 मिलीग्राम डिजॉल्व करी थी। वॉल्यूम कितना है, इतना हमारा 10 मिलीलीटर्स था, तो हमने 1000 से डिवाइड कर दिया। ये वॉल्यूम है, ये वैल्यू आर है और ये वैल्यू टी है। सो व्हेन वी सॉल्व दिस, और आंसर विल बी 9535 द मॉलिक्यूलर मास ऑफ प्रोटीन। ओके चलिए जल्दी से एक और क्वेश्चन ले लेते हैं, ये भी बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, राइट। सपोज एन एक्वस सोल्यूशन ऑफ अ नॉन वोलेटाइल सोल्यूट फ्रीज कर रहा है 272.4 केल्विन पे, ठीक है। प्योर वाटर कितने पे फ्रीज करता है, 273 पर। ओके अब हमको क्या निकालना है, ये वैल्यूज गिवन है, हमको निकालना है सोल्यूशन की मोलालिटी कितनी है, वो कितना उसका बॉइलिंग पॉइंट है सोल्यूशन का, और उसका वेपर प्रेशर। बड़ा ही इंटरेस्टिंग है। इमेजिन दो चीज़ें दी हैं, उतना कुछ निकलवा दिया। आप तो सोच रहे होंगे भाई सिर पकड़ ले, नहीं, आपको समझ में आ गया है, बहुत ही इजी और इंटरेस्टिंग न्यूमेरिकल है। तो फिर वही करेंगे, सबसे पहले देखेंगे क्या क्या गिवन है। तो क्या गिवन है आपको, आपको डेल्टा टी एफ इज इक्वल टू टी ऑफ प्योर स्टेट एंड टेम्परेचर फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सोल्यूशन। तो प्योर स्टेट का कितना है 273 और फ्रीजिंग पॉइंट सॉल्यूशन का कितना है 272.4। तो डेल्टा टी एफ कितना हो गया 0.6 केल्विन। ओके फर्स्ट वैल्यू आपको पता चल गई। सेकेंड वैल्यू उन्होंने केव दी हुई है 1.86, ठीक है, केल्विन केजी पर मोल। अब क्या करना है आपको, फॉर्मूले में रखना डेल्टा टी एफ इज इक्वल टू के एफ इंटू एम। टी एफ आपको पता ही है, डेल्टा टी एफ, के एफ आपको पता ही है। आप क्या निकाल लेंगे, मोलालिटी। तो जब इसमें रखेंगे मोलालिटी से कैलकुलेट करेंगे तो कितनी आ जाएगी 0.3225 मोलल। ओके ये इसका यूनिट है, राइट, यूनिट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अब आपने क्या किया, मोलालिटी निकाल ली, और क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, मोलालिटी ऑफ सॉल्यूशन। सेकंड कहता है बेस्ड ऑन मोलालिटी आप निकालिए बॉइलिंग पॉइंट। तो अब फिर वही फॉर्मूला लेंगे। अब आप क्या लेंगे, डेल्टा टी बी इज इक्वल टू के बी इंटू एम। ना क्वेश्चन में इन्होंने के बी दिया हुआ है, देख लीजिए, के बी क्वेश्चन में दिया हुआ है 0.512 केल्विन के जी पर मोल। तो हम के बी की वैल्यू रखेंगे, मोलालिटी जो हमने कैलकुलेट करी है वो हम रख देंगे 0.3225। इससे क्या निकल जाएगा, हमारा निकल जाएगा डेल्टा टी बी। ओके ना इन्होंने पूछा है बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन। ना ये क्या आ गया, ये आ गया चेंज, डेल्टा मतलब चेंज। ओरिजिनल कितना होता है 100, राइट। तो डिफरेंस आ गया 0.165। दैट मीन्स जो सॉल्यूशन का होगा वो इसमें प्रेस कर दीजिए। इसका मतलब 100.165 हमारा जो डिग्री सेंटीग्रेड है, राइट, दैट विल बी दी बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन। ओके तो कितना एलिवेट हो गया, इट हैज़ एलिवेटेड बाय दिस टर्म। ओके ठीक है, तो डेल्टा टी बी इज इक्वल टू ओरिजिनल बॉइलिंग पॉइंट टेम्परेचर माइनस सॉल्यूशन बॉइलिंग पॉइंट। ओके तो ये वैल्यू निकाल देंगे आप। 373 लिया है क्योंकि 273 ज़ीरो के लिए होगा, तो 100 के लिए क्या हो जाएगा 373। तो इन टर्म्स ऑफ केल्विन निकाल सकते हैं, या आप इन टर्म्स ऑफ डिग्री सेंटीग्रेड निकाल सकते हैं, डिफरेंस सेम आ जाएगा। इज दिस क्लियर। थर्ड क्वेश्चन कहता है इसी से आपको क्या निकालना है, लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर निकालना है।
राइट। तो लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर के लिए फॉर्मूला क्या है? वेपर प्रेशर ऑफ सोल्यूशन, राइट, यू सब्ट्रैक्ट फ्रॉम ओरिजिनल वेपर प्रेशर और वेपर प्रेशर इन प्योर स्टेट डिवाइडेड बाय वेपर प्रेशर इन प्योर स्टेट इज इक्वल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट। तो ये आपका फॉर्मूला है, राइट। नाउ आपको क्या निकालना है? लोअरिंग निकालना है। क्या निकालना है आपको क्वेश्चन में? लोअरिंग। ओके, तो लोअरिंग की टर्म ऐसी छोड़ दी हमने, ये हमने ऐसी छोड़ दिया। बस यहाँ पे ओरिजिनल की वैल्यू लिख दी 23.756, राइट, इज इक्वल टू ना, ये हमें पता ही है हमारा जो नंबर ऑफ मोल्स आया है मोलालिटी के अकॉर्डिंग कितना आया है? 0.3225। तो ये हमने एन रख दिया, ठीक है। ये 1000 इंटू ये 18 हो गया मॉलिक्यूलर मास ऑफ वाटर, कैलकुलेट कर लेंगे तो हमारा आ जाएगा लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। तो इस वैल्यू को कैलकुलेट कर दीजिए, दिस विल कम 0.1379 mm ऑफ मर्करी। ओके, है ना इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। अब एक और, अब अनदर क्वेश्चन देख लेते हैं, एक बहुत इंटरेस्टिंग है। 3.9 ग्राम्स ऑफ बेंजोइक एसिड लिया, उसको हमने 49 ग्राम्स ऑफ बेंजीन में डिजोल्व किया और डिप्रेशन कितना आया? डिप्रेशन आया डेल्टा टी एफ आया 1.62। ओके, अब हमको क्या निकालना है? हमको निकालना है वेंट ऑफ फैक्टर और फिर हमको बताना है कि ये जो बेंजोइक एसिड है जो हमने डाला है बेंजीन के अंदर, ये एसोसिएट कर रहा है या डिसोसिएट कर रहा है, ठीक है। तो व्हाट डू वी डू? हमने फॉर्मूला क्या लिखा? डेल्टा टी एफ इज इक्वल टू आई के एफ इंटू एम। डेल्टा टी एफ आई के एफ भी हमको पता है, मोलैलिटी की जगह क्या लिख लेंगे? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट इंटू 1 अपॉन वेट ऑफ सॉल्वेंट इंटू 1000। तो ये तो हमारा नॉर्मल फॉर्मूला है। इस फॉर्मूले में हम वैल्यू लिख देंगे, डेल्टा टी एफ हमको पता है कितनी है, इट इज़ 1.62। तो 1.62 है। के एफ की वैल्यू भी हमको पता है, राइट। दिस इज स्मॉल डब्ल्यू, weight of benzoic acid, this is capital W, weight of benzene, right। अब molecular mass भी हमको दिया हुआ है benzoic acid का 122। तो ये सब वैल्यूज हमने सब्सिट्यूट कर दी, डेल्टा टी है 1.62 कर दिया हमने, राइट। तो जब हम सब्सिट्यूट करेंगे तो 1.62 इंटू आई इंटू 4.9 इंटू 3.9 बाई 122 मोलिकुलर मास इंटू 1000 बाई 49, दैट इज़ द मास ऑफ सॉल्वेंट, दैट इज़ बेंजीन। तो जब हम इसमें करेंगे तो सॉल्व करके आएगा हमारा आई की वैल्यू 0.5। ना 0.5 इज़ लेस देन 1। तो ऑलवेज रिमेंबर, अगर वैल्यू लेस देन 1 आ रही है तो एसोसिएशन है। अगर वैल्यू सपोज आती 1.5, सो दैट मीन्स आई इज ग्रेटर देन 1। अगर ये ग्रेटर देन 1 आती तो हम कहते हैं डिसोसिएशन। इज दिस क्लियर? अभी लेस देन 1 आई है, राइट, सो वी से दिस इज एसोसिएशन। ओके, समझ में आ गया? तो ये न्यूमेरिकल्स आप अच्छे से कर लीजिए, राइट। एंड अनदर वेरी इंपॉर्टेंट थिंग इज कि आप लास्ट 5 years के क्वेश्चन पेपर जो काउंसिल में आए हैं उनको दोबारा से अच्छे से प्रैक्टिस कर लीजिए। ईच एंड एवरी क्वेश्चन, आई गारंटी, सिर्फ लैंग्वेज चेंज हो सकती है, फिगर्स चेंज हो सकते हैं, केमिस्ट्री में वहीं से ही क्वेश्चन आएंगे, तो यू विल बी एबल टू स्कोर एक्सेलेंट मार्क्स। ओके, सो ऑल द बेस्ट। चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, चैनल को लाइक कर दीजिए, आपके जो कमेंट्स हैं वो डाल दीजिए, जो आपको टॉपिक पढ़ना है वो बता दीजिए, एंड आई एम गोइंग टू गिव दैट। ओके, थैंक यू सो मच।